नमस्कार, आप सबका मेरे संत न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम ऐसे समाचारों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे जो कि एजेंडा से प्रेरित मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं रहता है, और ऐसे समाचार जो हमारे देश के हित में, जिसमें हमारे देश का भला हो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और जैसा कि ये मेरा न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बोलूँगा, मेरी जो समझ उसके बारे में बोलूँगा। अगर आपका समझ, आपका इन्फॉर्मेशन, आपका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट है, अलग है, तो आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग उस पर और डिस्कशन करके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या और चेंजेस करना चाहिए या ज़रूरत है या नहीं है। ओके, तो मेरा साइन बोला कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो लेट अस कंटिन्यू ऑन द न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज का हाईलाइट में क्या है। पहला है योग और आयुर्वेद के बारे में एक वेटिकन का एजेंडा, जिसमें कि कैसे योग आयुर्वेद को बदनाम किया जाए, इस तरह के से काम हो रहा है। दूसरा पॉइंट है चाइनीज़ वायरस, जो कि कोविड-19 के नाम से जानते हैं, और चाइनीज़ एजेंडा, कैसे इस वायरस से पूरी दुनिया में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है चाइना। और तीसरा है ट्विटर, जो सोशल मीडिया साइट है, उसकी दादागिरी, कैसे वो रूल को फॉलो नहीं करना चाहता और अपनी मनमर्जी करना चाहता है। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में देखते हैं। तो चलिए अब समाचार को विस्तार से देखते हैं, न्यूज़ इन डिटेल। पहला है योग एंड आयुर्वेदा, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने जनरल बोलचाल की भाषा में एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बोला, जैसे कि एलोपैथिक के डॉक्टर लोग आयुर्वेदिक और दूसरे नेचुरोपैथी डॉक्टर को झोला छाप बोलते हैं। उसी तरह बाबा रामदेव ने बोलचाल की भाषा में बोला कि कैसे ये डॉक्टर जो है मरीजों को लूटते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया कि IMA एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बाबा रामदेव पर केस किया और मानहानि का मुकदमा किया, करने की धमकी दिया। और उसने ये करने के पीछे उसका उद्देश्य था योग और आयुर्वेदा को बदनाम करना। जैसा कि हमको पहले पता था कि IMA एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसकी मूर्खता से अब हमको ये पता चल गया कि वो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अंग्रेज इस देश में शासन कर गए। और इसके लिए उन्होंने एक टूल को अपनाया कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट किया जाए और उनको एलोपैथिक तक अट्रैक्ट करके उनको बोला जाए कि नेचुरल चीज़ें, जो देश की चीज़ें हैं, वो बेकार और गंवार चीज़ें हैं। तो इस उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने इसका स्थापना किया था। लेकिन जब इसका फुलिशनेस जब ये एक्सपोज हो गया, बाबा रामदेव ने जब अपने बारे में बोला और जब लोगों ने बताया कि कैसे डॉक्टर का बिहेवियर रहता है, डॉक्टर कैसे ट्रीट करते हैं, तो जो बाबा रामदेव ने बोला था उसमें कुछ बहुत अंतर नहीं है। तो उसके बाद IMA को अपनी मूर्खता का पता चला और उसने केस तो वापस ले लिया। लेकिन इसी बीच अपनी मूर्खता, अपनी हरकतें का पूरा एक्सपोज हो गया, उसका एजेंडा एक्सपोज हो गया कि उसका उद्देश्य कुछ और ही है। इसके अलावा एक और चीज़ हम जानते हैं कि आयुर्वेद में कई तरीके से चिकित्सा किया जाता है, कई पार्ट्स हैं, कई तरीके हैं। उनमें से एक काय चिकित्सा है, और काय चिकित्सा जो है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरह है। सो हम कह सकते हैं कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदिक का एक पार्ट है, जो कि काय चिकित्सा है। तो एलोपैथिक डॉक्टर को ये नहीं समझना चाहिए कि वो आयुर्वेद से अलग है, वो आयुर्वेद के एक भाग का ही केवल स्टडी किया, आयुर्वेद से बहुत बड़ा है। इसके अलावा क्या है कि हम जैसे जानते हैं कि ट्रस्ट लेवल जो होता है एलोपैथिक डॉक्टर पे कैसा रहता है, आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा कैसा है। जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक बार मेरे पापा डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्टिंग करने को बोला, और उनमें से एक टेस्टिंग था फिजियोथेरेपी, नेक का फिजियोथेरेपी का उन्होंने टेस्टिंग करने को बोला, और उसका बिल जो उसने मेरे बिल में ऐड कर दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि मधुमेह, दैट इज़ डायबिटीज़ का नेक का फिजियोथेरेपी से क्या रिलेशन है। तो ऐसे जो है डॉक्टर जो है एलोपैथिक डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करते हैं और ऐसे मूर्ख बना के और लूटते हैं। तो हमारा ट्रस्ट लेवल जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर में ज़्यादा बेटर है, एलोपैथी में उतना नहीं है। इसके अलावा हम 4-5 दिन के लिए केवल गए थे उस हॉस्पिटल में, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट उन्होंने एडमिट किया और लगभग 1 लाख से ज़्यादा बिल आया था मेरा।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉस्टली है एलोपैथिक ट्रीटमेंट। और आयुर्वेद ट्रीटमेंट बिना कोई साइड इफ़ेक्ट का उससे बहुत अच्छा है। तो IMA अपनी फुलनेस के कारण उसने एक्सपोज कर दिया और आयुर्वेदा को ज़्यादा लोकमानस में इस्टेब्लिश कर दिया। अगला मुख्य समाचार है चाइनीज़ वायरस के बारे में, जो कि वुहान शहर से आया है, जिसको हम कोविड-19 जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये चाइनीज़ वायरस वुहान में एक लैब है, उस लैब से ओरिजिनेट हुआ है। ये जो है सब लोग इसको मान रहे हैं और ये एक नेचुरली आया हुआ वायरस नहीं है, जैसा कि बोलते हैं ये जानवरों से मनुष्य में, ऐसा नहीं है। ये लैब में इसको चाइना ने क्रिएट किया इस वायरस को, और इसको स्टार्टिंग में उसने किसी को बताया नहीं और पूरी दुनिया में फैल गया। बाद में उसने डिक्लेयर किया, 1 महीने बाद जो उसने डिक्लेयर किया कि ऐसा वायरस हुआ, तब तक ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था और सभी देश इससे इन्फेक्ट हो चुके थे। और इसका एक और पता क्या है डिज़ाइन, कि इसने स्टार्टिंग में जो भी लोग उस वुहान लैब में काम करते थे, बहुत सारे वहाँ पर जो काम करने वाले लोग, उन सबको बीमारी हुआ था स्टार्टिंग में, और इसके बारे में कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ कि क्या बीमारी है तो कैसे हुआ था, जबकि वो सभी लोग उस वायरस से इन्फेक्ट हुए थे। तो चाइना ने उसको कभी डिक्लेयर नहीं किया कि ऐसा हुआ और वो छुपा लिया उस चीज़ों को। इसके अलावा जो है उनकी चाइनीज़ की ये सभी हरकतों के कारण अभी अमेरिका के नया गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन किया है कि ये चाइनीज़ वायरस जो इसका उत्पत्ति कैसा है, कहाँ से आया, ये मैन मेड वायरस है या नेचुरली मेड वायरस है। तो उसके डेडलाइन दिया, 90 डेज़ इन्वेस्टिगेशन दिया है। और इसका इन्वेस्टिगेशन का कारण ये है कि पिछली बार जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला गया था तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखे थे, और बहुत सारा जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर ही नहीं दिया। तो अब US गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन डिसाइड किया, 90 डेज़ में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे और चाइना को उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। ये हुआ दुनिया के लिए। लेकिन चाइना का अभी खुद का प्रॉब्लम हो गया। अभी वायरस का एक वेव जब पूरी दुनिया में, भारत में एटलीस्ट सेकेंड वेव जो कम हो रहा है, तो उसमें चाइना के बड़ी सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी में ये वायरस, एक वेरिएंट वायरस जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत से लोगों को इन्फेक्ट है। उसने अपना बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सिटी को लॉकडाउन कर दिया चाइना। और इसके अलावा केवल इंडस्ट्रीज़ में ही नहीं, पूरे सिटी में ही नहीं, चाइना के मिलिट्री में भी बहुत से लोगों को ये वायरस इसी का वेरिएंट, कोविड वायरस का ये वेरिएंट ने इन्फेक्ट किया और वहाँ पे मिलिट्री में बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो चाइना जिसने अपना कर्म किया है उसका फल खुद भुगत रहा है, अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। तो आखिरी समाचार है ऑरेगेंस ऑफ सोशल मीडिया साइट, बेसिकली ट्विटर। ऑरेगेंस मीन्स उसकी दादागिरी, ट्विटर की दादागिरी है, ये उसकी गुंडागर्दी है कि वो हमारे देश के नियमों को फॉलो नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से, अपने नियम के हिसाब से चलेगा। ये उसकी गुंडागर्दी है। क्या हो रहा है बेसिकली, ट्विटर जो है अपने आप को एक्सपोज कर दिया। ओके, उसका डबल स्टैंडर्ड्स हो, उसने एक्सपोर्ट किया कि दूसरे देशों में कैसे उस देश के नियम को फॉलो करता है, हमारे देश में फॉलो नहीं करेगा। गवर्नमेंट ने इसको 3 महीने पहले समय दिया था, सारी सोशल मीडिया साइट को समय दिया था कि आप जो है एक ऐसे आदमी को अपॉइंट करो जो कि इंडिया में रहता हो और जो है इंडियन कंसर्न को रिजॉल्व करता हो, उसको मैनेज करता हो। तो एक ऐसा आदमी होना चाहिए, अपॉइंट होना चाहिए। लेकिन ट्विटर ने पूरे 3 महीने तक कोई रिस्पांस नहीं दिया और आखिरी दिन में वो कोर्ट में जाके बोल रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विरोध में है। तो ये बहानेबाजी कर रहा था। गवर्नमेंट ने उसको फिर से 1 वीक का टाइम दिया, बोला कि अभी भी सुधर जाओ, लेकिन अब वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। और उसका डबल स्टैंडर्ड केस भी दिख गया। कैसे? क्योंकि US और दूसरी कंट्री में वहाँ के लोकल नियमों को फॉलो करता है, वहाँ पर ऐसे अथॉरिटी हैं जो कि लोकल ग्रेवियंस को हैंडल करता है, और यहाँ पर देश में, हमारे देश में ही लगना चाहता है। तो ये उसका एक्सपोज हो गया। दूसरा क्या है कि ये एक तरह से गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा है, दादागिरी कर रहा है। पहले तो 3 महीने पहले दिया गया था तो उसने कुछ किया नहीं, लास्ट दिन में बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में हम तुम्हारी बात नहीं सुने, हमारा अपना रूल्स टर्म नियम है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, है ना। तो ऐसा कर रहा है। तो ये बहुत गुंडागर्दी उसकी है और वो ऐसा सुन नहीं रहा है। तीसरा चीज़ क्या है, ये रिस्क फॉर सिक्योरिटी है हमारे लिए। कैसे? क्योंकि अभी क्या हुआ, ट्विटर में एक कैसे अफवाह फैलाने में उसने मदद किया।
किसी ने ट्विटर में एक वीडियो फैला दिया कि कोई जो हिंदू लोग जो है वो मुस्लिम बूढ़े आदमी को पीट रहे हैं, उनसे जय श्री राम का बुलवाना चाहते हैं। तो ऐसा अफवाह फैला दिया। तो सब लोगों ने, बहुत सारे जो हमारे देश के एंटी नेशनल लोग हैं और नेता लोग जो भी देश का बुरा चाहते हैं, सब लोगों ने इसको इधर तक खूब फैलाया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं। इसमें किसी का अपना पर्सनल राइवलरी था, उसमें मुस्लिम हिंदू लोग सब लोग मिल करके आपस में लड़ रहे थे और उसका कुछ पैसे का झगड़ा था, लेकिन उसने उसको कम्युनल इशू बना दिया और ये देश में विभाजन का एक कारण होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइंस किया कि आप जो भी आपको कंप्लेंट रेज करता है आपको उसको हैंडल करना है, उसको रिजॉल्व करना है और उसको तरीका एस्टैब्लिश कीजिए। तो ये करना नहीं चाहते हैं। उसके अलावा क्या है, टेररिस्ट लोग जो है और उनके स्लीपर सेल, आतंकवादी, ये सब जो है सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर ये हमको पता करना है कि किसने किया, क्यों किया, तो अगर ये अथॉरिटी नहीं रहेगा तो हम किससे क्वेश्चन करेंगे? तो ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाता है। तो उसके लिए इस ट्विटर को बोला गया पाना, लेकिन वो भी नहीं कर रहा। तो इस तरह वो अपनी दादागिरी, गुंडागर्दी करना चाहता है। थैंक यू, आप इतने समय तक हमारे साथ में रहे। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा तो कृपया नीचे अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू, गुड बाय।